नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरें लेकर श्वेता और अनंत फिर से हाजिर हैं और कोशिश हमारी ये होती है इस बुलेटिन के जरिए कि दिन में जो भी हलचल हुई है, किसी भी खबर में कोई अपडेट है, वो आप तक ठीक 5 बजे पहुंच जाए। बिल्कुल, और हमारी इसी कोशिश को पूरा करते हुए अनंत आज हालांकि एक रिपोर्ट के लिए गए थे, लेकिन भागते हुए खास करके इस समय वो पहुंचे। इस समय श्वेता और अनंत साथ मिलकर आपको वो तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं जो आज बनी है सुर्खियां। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खबरों की। जो सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है वो देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां पर नार्को टेरर पर बड़ा एक्शन हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। बड़ी बात इसमें यह है कि इस ड्रग्स को बेचकर आने वाली रकम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में किया जाना था। पुलिस ने ड्रग्स जब्त करने के साथ साथ 2 अफगानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। और जांच में पता यह चला है कि मुस्तफा काबुल और दूसरा आरोपी कंधार का है। ये ड्रग्स दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में सप्लाई की जानी थी। ये ड्रग्स अफगानिस्तान से समुद्र के रास्ते आई थी और इसे साउथ इंडिया के पोर्ट से लाया गया था। तो नार्को टेरर पर एक बड़ा अटैक भारतीय जांच एजेंसियों ने किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये खेप बाजार में पहुंच जाती और इससे जो पैसा कमाया जाता उसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाना था। ये इस पूरे टेरर प्लान का हिस्सा था, लेकिन वक्त रहते ही इसे निस्तनाबूद कर दिया गया। एक मेथएम्फेटामिन का 312 किलो का एक रिकॉर्ड सीजर किया गया है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स ऑफ मेथएम्फेटामिन इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री है। 3 तारीख को 2 अफगान नेशनल, जिनका नाम मुस्तफा स्टेनिकजाई है और दूसरे का रहीमुल्ला रहीमी है, जो कि 2016 से इंडिया में हैं। नार्को टेरर की डायमेंशंस को देखते हुए स्पेशल सेल ने लास्ट कुछ महीनों में इस पे और इंटेंस फोकस बढ़ाया है। चलिए हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई के बाद अब इस मामले में ईडी एक्शन में है। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर अब तक ईडी ने दिल्ली समेत 6 शहरों में छापे मारे हैं। इनमें गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु शामिल है। ईडी ने अब तक कुल 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी का यह मसला काफी समय से दिल्ली की सियासत को गरमाए हुए है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो एजेंसियों की नीयत पर सवाल उठा रही है और केंद्र सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो लगातार इस मुद्दे पर न केवल आम आदमी पार्टी को घेर रही है, बल्कि कटघरे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कर रही है और निशाने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हैं। अब घोटाले मामले में ईडी के अधिकारी लगभग 35 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। ये छापेमारी 5 राज्यों में चल रही है, दिल्ली एनसीआर, उसके अलावा हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में भी छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम दिल्ली में स्थित ईडी हेडक्वार्टर के ठीक सामने मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों की आवाजाही और हलचल काफी बढ़ी हुई है सुबह से ही। जहां तक ईडी अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उन्होंने सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उसी एफआईआर के तर्ज पर, उसी के बिना पर उन्होंने अपना केस रजिस्टर किया हुआ है। इस मामले में भी मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। मनीष सिसोदिया के अलावा 3 ऐसे सरकारी अधिकारी भी हैं जो उस वक्त दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट में बतौर अधिकारी तैनात थे। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कि शराब मामले में सीबीआई के केस में आरोपी थे, लेकिन दरअसल ईडी का यह कहना है कि वो लोग हैं जो कि शराब के व्यवसाय में लिप्त थे और जो नई पॉलिसी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में लेकर आई थी, उसके तहत उन्होंने जबरदस्त मुनाफा कमाया हुआ था। सीबीआई के बाद ईडी की छापेमारी ने दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच तकरार को और बढ़ा दिया है। मनीष सिसोदिया ने इस ईडी की छापेमारी को दबाव की राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मरवाए, उसमें कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मरवाए, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें,
हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तैयारी की क्या ईडी की टीम? नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप लोगों से सूचना सामना करता है आए, मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि हर साल गणतंत्र दिवस पर देश की शान का गवाह बनने वाला राजपथ अब कर्तव्य पथ बनने को तैयार है। जी हां, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। बुधवार को एनडीएमसी की विशेष बैठक में इसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके बाद इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू से राष्ट्रपति भवन तक का पूरा मार्ग कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सूरत के साथ नाम बदलने का फैसला प्रधानमंत्री की उस मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत देश से ब्रिटिश काल के निशान और यादें मिटाई जा रही हैं। इस मुहिम का जिक्र प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भी किया था। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का कायाकल्प हो चुका है। अब इंडिया गेट घूमने आने वालों को राजपथ बिल्कुल नए अंदाज में दिखेगा। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करने जा रहे हैं और 9 सितंबर को इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके दरवाजे पूरे करीब 20 महीने बाद आम जनता के लिए खोले जा रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि जो सुविधाएं, जो सुरक्षा का एहसास और जो सुंदरता यहां पर लोगों को देखने को मिलेगी वो पहले नहीं देखी होगी। बिल्कुल, हमारे संवाददाता यहां पर गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची और खास करके यहां का जायजा लिया। क्या कुछ वो बता रहे हैं, देखिए। जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, दरअसल ये वही राजपथ है जो कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है और ये वो एरिया है जिसे सेंट्रल विस्टा का लॉन भी कहते हैं। अमूमन ये क्षेत्र पूरा का पूरा, यानी जहां पर इंडिया गेट पर प्रतिमा का अनावरण होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वहां से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का जो पूरा एरिया है और साथ ही साथ जो पूरा मार्ग है, ये कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इसे अंग्रेजों के जमाने में किंग्स वे भी कहा जाता था। किंग्स वे यानी किंग जॉर्ज पंचम के नाम पर इसका नाम राजपथ किंग्स वे किया गया और उसके बाद से सेंट्रल विस्टा और राजपथ, और अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज सुबह शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना की अगवानी की। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई 7 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। बिल्कुल, आपको बता दें कि इससे पहले शेख हसीना राजघाट पहुंची और उन्होंने गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही वो निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर भी दुआ मांगने के लिए पहुंचे। शेख हसीना के इस दौरे को भारत बांग्लादेश दोस्ती के नए अध्याय का आगाज माना जा रहा है। हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के दरमियान कई समझौतों पर मुहर लगी, जिसके बाद दोनों मुल्कों की तरफ से एक साझा बयान भी जारी किया गया। हालांकि आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते पहले से ही काफी मजबूत हैं। इसकी एक नई कड़ी। मेरी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की उपयोगी बातचीत हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ रियल टाइम आधार पर बाढ़ संबंधित डेटा साझा करता रहा है और हमने डेटा शेयरिंग की अवधि को भी बढ़ाया है। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती है। Noting that over the last decade, both the countries have achieved remarkable progress in a number of areas. I recall that the two countries have resolved many outstanding issues in the spirit of friendship and cooperation, and we hope that all outstanding issues, including this water sharing treaty, would be concluded at an early date.
रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने की रणनीति बनाने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। एक दिन पहले ही वो पटना से दिल्ली पहुंचे और सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। कल राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार आज सीताराम येचुरी, शरद पवार, केसीआर और कुमार स्वामी से मिले। साथ ही अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली। नीतीश की पहली बड़ी मुलाकात कल राहुल गांधी से हुई थी। शाम को दिल्ली में दोनों ने करीब 45 मिनट तक बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि वो खुद प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है, लेकिन वो 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करेंगे। इसी सिलसिले में 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर पहुंचे नीतीश कुमार कई बड़े विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश विपक्ष को एकजुट करने के इरादे से दिल्ली दौरे के बाद कई अन्य राज्यों का दौरा भी कर सकते हैं। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली में 2024 की बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कभी उनके खास रहे आरसीपी सिंह उनके इस दौरे पर तंज कस रहे हैं। देखिए जरा उनका अंदाज। आरसीपी सिंह इस वक्त हमारे साथ से बात करते हैं। आरसीपी सिंह साहब, आप आज पटना लौटे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कल दिल्ली चले गए हैं 3 दिवसीय दौरे में विपक्षी एकता बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मैंने बता दिया ना जी कि देखिए, बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए। बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिल्ली में जाकर करके विपक्षी एकता के लिए नहीं दिया है। और क्या एकता करेंगे जी? केसीआर साहब आए तो थे, अभी क्या चल रहा था बैठक में? उठक बैठक, वो कह रहे हैं बैठिए, वो कह रहे हैं उठिए। देखिए आपकी सोच क्या है। अब जितने लोग हैं सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो इसमें एकता कहां से हो सकती है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बिहार की जनता ने आप पर भरोसा किया है, जिस प्रकार की जिम्मेवारी दी है, उससे हट करके आप सिर्फ समय काट रहे हैं। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको हम बता दें कि वहां पर सड़कें जो हैं वो दरिया बन गई हैं। सैलाब में फंसे एक शख्स को बुलडोजर और उसकी स्कूटी के साथ सुरक्षित ठिकाने की तरफ ले जाया जा रहा है। वहीं ये तस्वीर भी सामने आई, एक मरीज को रेस्क्यू करके व्हीलचेयर सहित बोट से उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। सैलाब के सितम का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है कि एक ही सड़क पर नाव और ट्रैक्टर साथ साथ चल रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका में मचे कोहराम के बीच ये शख्स अकेले ही अपनी बोट लेकर रेस्क्यू करने निकल पड़ा। और ये तस्वीर बेंगलुरु की तबाही को बताने के लिए काफी है। लोग रस्सी के सहारे एक कार को पानी के बाहर खींचकर ला रहे हैं। सैलाब की मार से परेशान लोगों को रेस्क्यू टीमें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हुई हैं। बाढ़ से हो रही शहर की दुर्दशा को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बाढ़ से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। बोम्मई ने एक बयान में कहा है कि फंड का इस्तेमाल सड़कों, ट्रांसफार्मर्स, बिजली के खंभों और स्कूल जैसी बुनियादी ढांचों की मेंटेनेंस के लिए किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं खेल के मैदान की। रुख करेंगे एशिया कप का। एशिया कप में एक और रोमांचक मुकाबले को आज आप देखने वाले हैं। ये रोमांचक मुकाबला आज आपको देखने को मिल सकता है। एशिया कप के सुपर 4 में आज आमने सामने होंगे भारत और श्रीलंका। हालांकि टीम इंडिया के लिए आज का मैच करो या मरो वाला है, यानी कि आज का मैच जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि पहला जो सुपर 4 का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ था वो टीम इंडिया हार गई थी। आज हर हाल में भारतीय टीम को जीत दर्ज करनी होगी, तभी एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की टीम इंडिया की उम्मीदें बनी रह सकती हैं। हालांकि जीत के लिए बेताब टीम इंडिया हर लिहाज से विरोधी टीम से मजबूत दिखाई देती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भले ही भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन जिस तरह से केएल राहुल और रोहित ने बल्लेबाजी की थी वो तारीफ के काबिल है। टीम इंडिया और भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी विराट कोहली का फॉर्म में वापस लौटना है। जिस अंदाज में विराट ने पिछले मैच में खेला, उनमें वही विंटेज कोहली की झलक देखने को मिली, जिससे विपक्षी गेंदबाज थर-थर कांपते हैं। जी हां, श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए कोहली को आउट करना आसान नहीं होगा।
रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगरी अयोध्या में हर साल की तरह इस साल भी दीपोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि इस बार तैयारियां इस दीपोत्सव को और भव्य बनाने की है। अयोध्या में सरयू के किनारे इस बार लगभग 16 लाख दीपक जलाए जाएंगे और कोशिश ये होगी कि पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 14 लाख से अधिक दीपक का नया कीर्तिमान बनाया जाए, जिसके लिए 18,000 वॉलंटियर्स की टीम बनाई जा रही है, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के अलावा एनजीओ और आम लोग भी शामिल हैं। राम की पैड़ी के किनारे कई मंदिरों को पीले रंग में रंगा जा रहा है, जिससे रात के वक्त ये नजारा और भव्य हो जाए। दीपोत्सव के समय लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी का भव्य दृश्य दिखाई देगा। सबसे पहले साल में अगर हम बात करें, जब से इस उत्सव की शुरुआत हुई थी, तो 1,80,000 दीपकों को राम की पैड़ी पर एक साथ जलाने से इस दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2021 आते आते ये आंकड़ा 7,51,000 तक पहुंच गया और अब 2022 में तैयारी 14 लाख से ज्यादा दीपक जलाने की है। और इसके लिए अभी से अयोध्या कमर कस चुकी है, अयोध्या के लोग कमर कस चुके हैं, वॉलंटियर्स सामने आ रहे हैं, जिससे कि इस दीपोत्सव को और दिव्य और भव्य बनाया जाए।